वर्ल्ड वॉर 2 के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। वर्ल्ड वॉर 2 रफली 39 to 45 में हुआ था जी। 6 साल का पीरियड है। बट अगर 1930s को जांचा जाए तो कुछ कुछ छोटे मोटे चीज़ें दुनिया में हो रही थी। मैं अक्सर खुद से ये सवाल पूछता हूँ कि 1937-38 में क्या लोगों को पता था कि वर्ल्ड वॉर स्टार्ट होगी? क्या 1939 और 40 में भी लोग जानते थे कि देयर इज़ अ वर्ल्ड वॉर गोइंग ऑन, या बाद में पता चला अच्छा वो वर्ल्ड वॉर हो गई यार? उसी पर्सपेक्टिव से अब मैं 2025 के बारे में बात करना चाहूँगा। ये हमने 2 कॉन्फ्लिक्ट्स की बात करी, पर काफ़ी सारे माइक्रो कॉन्फ्लिक्ट्स भी चल रहे हैं। तो हमने बात करी रशिया यूक्रेन के बारे में, इजराइल पैलेस्टीन के बारे में, बट एट द सेम टाइम हूतीज के साथ भी कुछ कुछ हो रहा है, और चाइना ताइवान के टेंशन है जी, बिल्कुल है, इंडिया चाइना के टेंशन है, अफ्रीका में बहुत कुछ हो रहा है। क्या ये एक विश्व युद्ध की शुरुआत है और हम बस नहीं जानते कि ये विश्व युद्ध की शुरुआत है, या क्या ये एक कॉमिक बुक ओरिएंटेड रियलिटी है और हम बस पॉडकास्ट में ऐसी बातें कर रहे हैं? देखिए, विश्व युद्ध 2 हो चुके हैं, 1914 वाला और 1939 वाला, पहला और दूसरा विश्व युद्ध। अब जब ये युद्ध शुरू हुआ तब किसी को पता नहीं था कि ये विश्व युद्ध शुरू हो चुका है। वो हम रेट्रोस्पेक्टिवली ही फ्यूचर से पास्ट में देखते हैं, तब हमें समझता है कि भाई ये बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट था, इसको वर्ल्ड वॉर बोलना चाहिए। इस समय ऐसा सिचुएशन नहीं है, लेकिन अगर आप इस समय का जियोपॉलिटिकल चेसबोर्ड देखेंगे पूरे विश्व के मैप के ऊपर, तो हमें 1914 के पहले वाला सिचुएशन दिखता है कि वहाँ पर उस समय बहुत जल्दी जियोपॉलिटिकल चेंज हो रहा था, बहुत सारे अलायंसेस बन रहे थे जो टूट रहे थे, और बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट छोटे छोटे यहाँ वहाँ थे, और अचानक से एक स्पार्क हुआ जिससे पूरा विश्व युद्ध शुरू हो गया। तो अभी का सिचुएशन 1912-1913 वाला दिख रहा है, और अभी तक विश्व युद्ध शुरू नहीं हुआ है, लेकिन कौन सा स्पार्क हो सकता है विच कैन सेट ऑफ वर्ल्ड वॉर 3, ये हमें डेफिनेटली जानना चाहिए। तो वर्ल्ड वॉर 3 का डेफिनेशन क्या है? विश्व युद्ध 3 इट इज़ अ कॉन्फ्लिक्ट जो सबसे बड़े जो 2 राष्ट्र हैं उनके बीच में, और सबसे पावरफुल, सबसे शक्तिशाली 2 राष्ट्र आज जो है वो यूएस और चाइना नहीं है, वो यूएस और रशिया है। रशिया चाइना से बहुत ज़्यादा ताकतवर है, नॉट इकोनॉमिकली लेकिन मिलिटरीली रशिया कैन वाइप चाइना आउट ऑफ द मैप अगर वो चाहे तो, क्योंकि उनके पास दुनिया का सबसे बड़ा न्यूक्लियर आर्सेनल है, और उनके पास डिलीवरी मैकेनिज्म सबसे अच्छे हैं विश्व के। मतलब न्यूक्लियर बॉम्ब्स पड़े हैं। हाँ, अगर आप टैली करोगे कि भाई रूस के पास कितने न्यूक्लियर वॉरहेड्स है, यूएस के पास कितने हैं, चाइना के पास कितने हैं, तो रूस के पास लगभग 6000 कहा जाता है, और यूएस के पास लगभग 5500, रफली बोल रहा हूँ, न्यूक्लियर वॉरहेड्स अगर आप ओपन सोर्स डेटा देखोगे तो है। तो रशिया के पास यूएस से अधिक न्यूक्लियर वेपन्स है। चाइना के पास कहते हैं कि 600-800 होंगे, और भारत के पास बोलते हैं कि 130 to 150 के आसपास होगा। वो हम जानते नहीं एक्चुअली कितने हैं, लेकिन ये ओपन सोर्स डेटा है। तो इस हिसाब से अगर हम देखेंगे तो चाइना और रशिया का कोई कंपैरिजन ही नहीं है, और रशिया का मिलिट्री काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, काफ़ी मॉडर्नाइज हो रहा है। चाइना का भी काफ़ी मॉडर्न है, लेकिन चाइना के पास एक्सपीरियंस नहीं है वॉर का। 1979 के बाद उन्होंने एक भी युद्ध नहीं किया है। तो अगर वर्ल्ड वॉर 3 का सिनेरियो अगर हम सोच रहे हैं, इट हैज़ टू बी एक वॉर जो यूएस और रूस के बीच में हो। तो सबसे डेंजरस फ्लैश पॉइंट इस समय यूक्रेन है, और चाइना ताइवान का जो फ्लैश पॉइंट है वो इतना डेंजरस नहीं है अगर इस हिसाब से हम देखेंगे तो अभी का सिचुएशन इज काइंड ऑफ 1914 के पहले वाला, और उसका ट्रिगर क्या हो सकता है? इट कुड बी मिडिल ईस्ट, इट कुड बी ईरान, इट कुड बी यूक्रेन ऑल्सो। अगर डोनाल्ड ट्रंप सक्सेसफुल नहीं होता है कि यूक्रेन सिचुएशन को डिफ्यूज करने में, तो यूक्रेन कुड बी अ फ्लैश पॉइंट। इसलिए इन सिचुएशंस के बारे में जानना जरूरी है आम इंसान के लिए, क्योंकि हमें भी बहुत बड़ा इफेक्ट होगा इसका अगर कुछ बड़ा युद्ध हो गया। तो अगर यूएस और चाइना के बीच में अगर युद्ध हुआ तो उसको मैं वर्ल्ड वॉर 3 नहीं कहूँगा, अनलेस रशिया भी उसमें शामिल हो जाता है। लेकिन रशिया क्यों होगा शामिल उसमें? तो यूएस और रूस के बीच में अगर डायरेक्ट युद्ध हुआ तो दैट कुड बी द ट्रिगर फॉर वर्ल्ड वॉर 3। शायद इसलिए भी ट्रंप यूक्रेन से अमेरिका को निकालना चाहता है। फेयर टू से बिकॉज उनका क्या फायदा है इस यूक्रेन वॉर से? वो जो भी उनको फायदा निकालना था वो निकाल चुके हैं। क्योंकि इकोनॉमिकली स्पीकिंग किसी भी देश को नुकसान हो सकता है युद्ध की वजह से। हर किसी को नुकसान होगा। दुनिया में सारे सप्लाई चेन्स टूट जाएंगे, बहुत सारे सप्लाई चेन्स टूट जाएंगे। आपको गुड्स कहाँ से आएंगे? अगर आप एनर्जी इंपोर्ट कर रहे हो और सप्लाई चेन टूट गया एनर्जी का, तो आपका जो पेट्रोल प्राइस है वो डबल हो जाएगा, ट्रिपल हो जाएगा, आपकी पूरी इकोनॉमी नष्ट हो जाएगी। ओके, तो जो कॉलेज किड्स है जिनकी अभी हाल ही में ग्रेजुएशन हुई है, मान लो हाइपोथेटिकली अगर इस आने वाले साल में एक विश्व युद्ध एक्चुअली स्टार्ट हुआ, तो आम भारतीय कैसे अफेक्ट होगा? आम भारतीय सबसे पहला इफेक्ट होगा कि सारी चीज़ के प्राइसेस बढ़ जाएंगे
बहुत बढ़ जाएंगे। अगर देखिए हमारा एनर्जी मोस्टली रशिया से आता है, अभी जो भी परसेंटेज है मैक्सिमम रशिया से, अगर वो सप्लाई कट हो गया तो फिर हमें कहीं और से लेना पड़ेगा। और अगर सप्लाई चेन्स एनर्जी के मतलब तेल के अफेक्ट हो जाएंगे तो हर जगह विश्व में ऑयल प्राइसेस बढ़ जाएंगे। तो अगर आपका टमाटर लेट्स से 100 रुपये किलो मिलता है आज, तो कल 250 हो जाएगा। अगर आपका प्याज 50 रुपीज़ किलो है तो कल 150 हो जाएगा। इस तरह से बहुत सारी चीज़ों के प्राइसेस बढ़ जाएंगे। ट्रांसपोर्टेशन बहुत ही एक्सपेंसिव हो जाएगा, हर चीज़ एक्सपेंसिव हो जाएगी। और फिर अगर सप्लाई चेन्स इफेक्ट हो रहे तो गवर्नमेंट को राशनिंग करना पड़ेगा पेट्रोलियम का, तो फिर बहुत सारा ट्रैवलिंग डिफिकल्ट हो जाएगा, हर चीज़ में आपको इफेक्ट होगा। तो इसके लिए, और ये तो सबसे पहला स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉल आउट है एक बड़े वॉर का। दूसरा सबसे डेंजरस फॉल आउट है न्यूक्लियर वॉर। और अगर न्यूक्लियर वॉर हो गया तो फिर कुछ मिनट में पूरा प्लैनेट नष्ट हो जाएगा। कुछ मिनट में क्योंकि देखिए अगर एक न्यूक्लियर मिसाइल निकला और सामने वाले को मालूम पड़ जाएगा, और मालूम तो पड़ना ही है, तो वो इमीडिएटली काउंटर लॉन्च करेंगे। और अगर इन्होंने लॉन्च किया तो ये 3 लॉन्च करेंगे, फिर वो 4-5 लॉन्च करेंगे, और फिर कुछ ही मिनट में हज़ारों न्यूक्लियर टिप्ड मिसाइल्स हवा में होगी। और उनमें से कितना परसेंटेज आप नष्ट कर सकते हो, मे बी 10%, 30%, बाकी सारे तो इम्पैक्ट होंगे। और उससे न्यूक्लियर फॉल आउट होगा, न्यूक्लियर विंटर होगा, क्योंकि उसमें इतना सारा जो डस्ट और ये सब पिघल कर एटमॉस्फेयर में जाएगा कि पूरा एटमॉस्फेयर काला हो जाएगा। और फिर कुछ साल तक आपको सनलाइट नहीं मिलेगी, फिर आपके सारे प्लांट्स मर जाएंगे तो आप खाओगे क्या, क्योंकि सारे एनिमल्स भी मर जाएंगे। उससे एक मास एक्सटिंक्शन इवेंट हो सकता है, और ह्यूमैनिटी शायद बचे नहीं उसमें। हल्के से हम जियोपॉलिटिक्स से हटेंगे, टोबा वोल्केनिक एक्सप्लोजन के बारे में थोड़ा बताइए, ताकि लोग समझे एग्जैक्टली कि न्यूक्लियर विंटर क्या होता है। जी बिल्कुल। तोबा वोल्केनो कहाँ पर है? इंडोनेशिया में है, राइट। और कुछ 80,000 वर्ष पहले इस वोल्केनो का एक्सप्लोजन हुआ था, और ये एक सुपर वोल्केनिक एक्सप्लोजन था, बहुत ही क्लाइमेट चेंज इंड्यूस करने वाला एक्सप्लोजन था। और उससे क्या हुआ कि क्लाइमेट इतना चेंज हो गया और पूरे विश्व पे इतना ज़्यादा इफेक्ट हो गया कि ह्यूमन पॉपुलेशंस बहुत डिक्रीज हो गए। और इसको एक बॉटलनेक इवेंट बोलते हैं कि ह्यूमैनिटी का पॉपुलेशन कुछ हज़ारों में हो गया था। ये हमें जेनेटिक स्टडी से पता चला। हाँ, जेनेटिक बॉटलनेक मिलता है कि कुछ 1000 इंसान बचे थे पूरे विश्व में। और आज जितने भी इंसान है आज की दुनिया में, वो सारे उन 1000 से निकल के आए। बिल्कुल, ये होती है जेनेटिक बॉटलनेक। ये जेनेटिक बॉटलनेक था। तो ये एक हमारे पास जीवित एग्जाम्पल है, हिस्टोरिकल रिकॉर्ड में हमें मिलता है कि भाई ये हो चुका है। तो न्यूक्लियर विंटर ऐसा ही इवेंट है, शायद इससे भी ज़्यादा खतरनाक इवेंट हो सकता है न्यूक्लियर विंटर। अगर कुछ 1000 न्यूक्लियर बॉम्ब्स एक्सप्लोड हो गए तो शायद 100 लोग ही बचेंगे, क्या पता। ये वर्स्ट केस सिनेरियो है। हमें कभी न्यूक्लियर वॉर नहीं चाहिए, इसलिए हमें कभी वर्ल्ड वॉर 3 भी नहीं चाहिए, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 3 विल लीड टू न्यूक्लियर वॉर। तो इस समय ह्यूमैनिटी खतरे में है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कॉन्फ्लिक्ट जोन्स है जो पोटेंशियल फ्लैश पॉइंट्स और ट्रिगर्स है वर्ल्ड वॉर 3 के।